निकट भविष्य में पृथ्वी धीरे धीरे मर रही है क्योंकि इंसानों ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है और लोग बेताबी से भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसी बीच मंगल ग्रह के पास अचानक एक विशाल काला गोला प्रकट होता है तो 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अकिलीस नामक स्पेसशिप से इसकी जांच करने भेजा जाता है। 8 महीनों तक दल हाइबरनेशन में यात्रा करता है। कार्ला को बार बार अपनी बेटी और अपनी माँ के सपने आते रहते हैं जिनकी 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। जब गोले तक पहुँचने में केवल 8 घंटे रह जाते हैं तो दल को जगाया जाता है। जैसे ही सभी अपने शरीर को खींचकर आराम महसूस करते हैं, कार्ला नोटिस करती है कि रुबेन काफी घबराया हुआ है क्योंकि यह उसका पहला हाइबरनेशन अनुभव था। वह उसे आराम करने की सलाह देती है लेकिन रुबेन अपने करोड़ों फॉलोअर्स के लिए ब्लॉग लिखना पसंद करता है। बाद में कार्ला की मुलाकात कमांडर पॉल से होती है और वे गोले के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं लेकिन जहाज का एआई कुछ भी पता नहीं कर पाता। कारा सोचती है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए लेकिन पॉल मिशन को पूरा करना चाहता है। जानकारी की कमी से रुबेन और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। दल वेंस, जो इस अभियान का प्रमुख है, से संपर्क करता है। वह बताता है कि पृथ्वी पर लोग इस रहस्य का जवाब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें निराश नहीं करना चाहिए, इसलिए मिशन पूरा करना ही होगा। कुछ समय बाद कार्ला को जहाज के कॉरिडोर में अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इसी समय रुबेन भी अपने कमरे में डरावनी फुसफुसाहटों से चौंककर उठ जाता है। जब कार्ला अपने कमरे में पहुँचती है तो वेंस उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है कि वह उसके बारे में चिंतित है। जैसे ही कार्ला उसे आश्वस्त करती है कि वह ठीक है, कॉल अचानक कट जाता है और जहाज का एआई घोषणा करता है कि गोला किसी प्रकार की अनोमली पैदा कर रहा है। कार्ला दौड़कर मुख्य डेक पर जाती है और देखती है कि रहस्यमयी गोला जहाज पर तेज रोशनी की किरण छोड़ रहा है जिससे सिस्टम में कई समस्याएं हो रही हैं। बाकी दल भी डेक पर पहुंचता है और तेज बताता है कि यह रोशनी शायद जहाज को रास्ता दिखाने का तरीका है। जैसे जैसे जहाज करीब आता है, एआई गोले से आने वाली एक आवाज पकड़ता है। जब कार्ला उसका विश्लेषण करती है तो वे एक संदेश डिकोड करते हैं जिसमें बार बार सिर्फ एक शब्द दोहराया जा रहा है, दोस्त, ईश्वर। यह सुनकर रुबेन घबरा जाता है और तुरंत वापसी की मांग करता है, फिर कमरे से बाहर भाग जाता है। कार्ला सोचती है कि उन्हें रुककर इंतजार करना चाहिए ताकि एआई कम्युनिकेशन ठीक कर दे और वे वेंस को सूचना भेज सकें, लेकिन पॉल तय करता है कि वे आगे ही बढ़ेंगे। बाद में दल रुबेन को खोजता है और उसे कॉरिडोर में रोते हुए पाता है। वह कहता है कि यह रोशनी कियामत का दिन है जो भगवान ने भेजा है और उसे यह बात आवाजों ने बताई है। वह मिशन रद्द करने की गुजारिश करता है और चला जाता है। इसके बाद दल अपने सिद्धांतों पर चर्चा करता है। उल्फ कहता है कि उनका कर्तव्य है सच का पता लगाना। अगर यह कोई एलियन उनकी खिल्ली उड़ा रहा है तो वे इसे उड़ाकर नष्ट कर देंगे। पॉल कैमरे पर यह सुन लेता है और उल्फ को बुलाकर सख्ती से कहता है कि दोबारा बम से उड़ाने की बात न करे। जैसे ही जहाज गोले तक पहुंचने वाला होता है, कार्ला और रुबेन दोनों को आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उल्फ कार्ला को उसके कमरे में ले जाता है जहां वह बताती है कि उसे कार दुर्घटना से ही सिरदर्द रहता है लेकिन आवाजों का जिक्र नहीं करती। उनकी बात तेज के आने से बीच में कट जाती है। वह बताती है कि रुबेन गायब है। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कार्ला उसकी खोज में शामिल हो जाती है। दल बंट जाता है और तेज कार्गो बे की जांच करती है। वहाँ रुबेन कंटेनरों के पीछे छिपा होता है। चारों तरफ रोशनी फैली होती है और वह अपने शरीर पर धार्मिक प्रतीक खुदवाते हुए आवाजों को खुश करने के लिए अनुष्ठान कर रहा होता है। तेज जब उसे देखती है तो डर से चीख पड़ती है। कार्ला और उल्फ भागकर वहाँ पहुँचते हैं लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तेज जमीन पर मरी पड़ी होती है। रुबेन कार्ला को देख लेता है और उसे बंधक बना लेता है। धमकी देता है कि अगर वे गोले पर उतरे तो भगवान के कत्लेआम का हिस्सा बन जाएंगे। वह दावा करता है कि पॉल कुछ छिपा रहा है और उन्हें जहाज पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसी समय पॉल पीछे से आता है और बिना हिचकिचाए रुबेन को गोली मार देता है। वह उल्फ से कहता है कि 2 बॉडी बैग ले आओ और अपने साथियों की मौत पर कोई भावना नहीं दिखाता। कार्ला रुबेन का चाकू लेकर पॉल के साथ लिफ्ट में जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह सच में कुछ जानता है। पॉल इनकार करता है और गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आदेश ही सब कुछ है। कार्ला उस पर ठंडी बर्ताव करने का आरोप लगाती है लेकिन पॉल उसे नजरअंदाज कर चला जाता है। उल्फ बॉडी बैग की बजाय लाशों को उनके हाइबरनेशन पॉड्स में रख देता है। गोले तक पहुँचने में अब केवल 3 घंटे बाकी है। दल अकिलीस के मुख्य ढांचे को अलग कर देता है और एक छोटे जहाज में बैठकर गोले पर उतरने की तैयारी करता है। कार्ला गोले पर किसी तरह की संरचना नोटिस करती है लेकिन समझ नहीं पाती कि यह क्या है। जैसे ही जहाज गोले पर उतरता है, कम्युनिकेशन फिर से काम करने लगता है और दल को वेंस का कॉल आता है। वह बताता है कि टैंगो पूरी तरह से अव्यवस्था में है। वह बताता है कि पृथ्वी पर अचानक 10,000 अज्ञात संरचनाएं प्रकट हो गई हैं, बिल्कुल वैसी जैसी कार्ला ने गोले पर देखी थी। हालांकि ये संरचनाएं हमला करती नहीं लग रही हैं। वेंस को यकीन है कि इसके पीछे वही गोला है और वह चाहता है कि दल जितनी जल्दी हो सके इस रहस्य को सुलझाए। पॉल आदेश देता है कि उल्फ और कार्ला बाहर जाकर जांच करें लेकिन शॉन बताता है कि उन्हें एक वैज्ञानिक की भी जरूरत होगी और वह खुद जाने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों स्पेस सूट पहनकर जहाज से बाहर निकल जाते हैं जबकि पॉल कैमरों से उन्हें देखता रहता है। गोला पूरी तरह अंधकारमय है इसलिए वे दूर तक नहीं देख पाते और कार्ला का स्कैनर भी कुछ नहीं पकड़ पाता। जब वह जमीन को छूती है तो बताती है कि यह कोई ऐसा तत्व नहीं है जो पृथ्वी पर पाया जाता हो। पॉल उन्हें संरचना की जाँच करने भेजता है और पास जाकर वे देखते हैं कि यह दरअसल एक गेट है। अचानक गेट के अंदर तेज रोशनी चमकने लगती है तो उल्फ फ्लेयर फायर करता है ताकि बाकी संरचना साफ दिख सके। उन्हें एक
एक प्रतीक दिखाई देता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, जो उस सीमा का प्रतीक है जहां घटनाएं किसी प्रेक्षक को प्रभावित कर सकती हैं। कार्ला इसे अस्तित्व का अंत कहती है और गेट को स्कैन करती है, जिससे पता चलता है कि यह उसी पदार्थ से बना है जैसे पूरा गोला। इसी समय उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है, हालांकि यह निर्वात में असंभव होना चाहिए। पॉल बताता है कि जहाज का एआई एक ट्रांसमिशन पकड़ रहा है और उसे उनके कम्युनिकेटर्स पर भेज रहा है। यह ट्रांसमिशन सिर्फ एक शब्द कहता है, वेलकम। जैसे ही रोशनी और तेज होती है, गेट के बीच में एक औरत प्रकट होती है। वह औरत अपने दिमाग से संदेश भेज रही होती है और एआई उन्हें अनुवाद कर देता है। वह दावा करती है कि वह समस्त सृष्टि के रचयिता की ओर से बोल रही है। यह सृष्टिकर्ता चेतावनी देने और मदद करने आया है ताकि इंसानों को एक विकल्प दिया जा सके। जो लोग गेट में प्रवेश करेंगे उन्हें शाश्वत शांति मिलेगी और कार्ला को चुना गया है उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। गेट के अंदर प्रवेश करने वालों को सभी दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो प्रवेश नहीं करेंगे वे नष्ट कर दिए जाने पर मर जाएंगे। अचानक वह औरत कार्ला की मां का रूप ले लेती है और उससे कहती है कि कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा है। स्तब्ध कार्ला रोशनी की ओर चल देती है और उसे उस कार दुर्घटना का फ्लैशबैक आता है। फिर वह अपने आप को एक सुनहरे शहर के पास पाती है। सिर पर वही चोट ताजा होती है। वहाँ उसकी बेटी मौजूद होती है और कार्ला उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उससे मिलने से पहले ही कार्ला जहाज पर एक टेबल पर जाग जाती है। दौरे सीजर के बाद वह उल्टी कर देती है और सोचती है कि वह यहाँ कैसे पहुँची। उल्फ बताता है कि जब वह गेट से बाहर आई तो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, इसलिए वह उसे जहाज पर ले आया, लेकिन अफसोस शॉन नहीं बच पाया। उनकी बातचीत बीच में ही कट जाती है जब विंस कॉल करता है और पूरी जानकारी मांगता है। कार्ला उसे सुनहरे शहर के बारे में बताती है और यरूशलेम से तुलना करती है, तो उल्फ उसे स्वर्ग कह देता है, लेकिन वह अपने परिवार का जिक्र नहीं करती। भले ही विंस बार बार पूछता है। जब कार्ला कहती है कि उसने और कुछ नहीं देखा तो विंस उस पर यकीन नहीं करता। कॉल खत्म होते ही चिढ़ा हुआ पॉल कमरे से निकल जाता है। तभी कार्ला शॉन की मौत के बारे में पूछती है। उल्फ समझाता है कि उसका सूट फट गया था, लेकिन कार्ला को यकीन नहीं होता क्योंकि उनके सूट ऐसे पदार्थ से बने हैं जो आसानी से टूटते नहीं। उल्फ कहता है कि शॉन ने दस्ताना सही से नहीं लगाया था और इसी वजह से उसका शरीर डिकम्प्रेस हो गया, लेकिन कार्ला इसे मानती नहीं क्योंकि शॉन बेहद अनुभवी एक्सप्लोरर था। उल्फ थोड़ा शक भरे अंदाज में कहता है कि हर कोई गलती करता है और कार्ला से आराम करने को कहता है। कार्ला दोबारा गोले की जांच करना चाहती है, लेकिन उल्फ बताता है कि जहाज पहले ही निकल रहा है और वह उसके पीछे पीछे आता है। जैसे ही वे ऐसे कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहां कैमरे नहीं हैं, उल्फ कार्ला से पूछता है कि उसने गेट के अंदर वास्तव में क्या देखा। तब कार्ला अपने परिवार के बारे में बताती है और यह भी कि उसे विंस और पॉल पर भरोसा नहीं है क्योंकि लगता है वे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ देर बाद उल्फ वापस डेक पर लौटता है। पॉल उससे पूछता है कि कैमरे से बाहर रहते हुए कार्ला ने क्या कहा, लेकिन उल्फ जवाब देता है कि उसने कुछ नया नहीं बताया। पॉल को शक होता है और वह उल्फ को सावधान करता है। जैसे ही जहाज गोले की कक्षा से बाहर निकलता है, एआई घोषणा करता है कि 1 घंटे में दल को हाइबरनेशन के लिए तैयार होना चाहिए। रुबेन का चाकू उठाकर कार्ला पॉर्स में जाती है और शॉन के सूट की जांच करती है। फिर वह उसी चाकू से पॉल के कमरे का लॉक तोड़ देती है और सुराग ढूंढने लगती है। पॉल कैमरों पर यह देख लेता है और उल्फ को उसके पीछे भेजता है। पॉल के कमरे में कार्ला को एक बंदूक और कई रहस्यमय फाइलें मिलती हैं। तभी उल्फ बाहर आ पहुंचता है, लेकिन कार्ला उस पर बंदूक तान देती है। फाइलें पढ़ने के बाद अब उसे पता चल जाता है कि उल्फ पहले एलीट कॉर्प्स का सैनिक था और कभी सबसे बेहतरीन हिटमैन के नाम से जाना जाता था। उल्फ समझाता है कि यह सब अतीत में छूट चुका है और कसम खाता है कि उसे गोले के बारे में कुछ नहीं पता। कार्ला उसे मजबूर करके मुख्य डेक पर ले जाती है जहां वह बंदूक पॉल पर तान देती है। पॉल कहता है कि यह बगावत म्यूटिनी है और इसकी सजा मौत है, लेकिन कार्ला पलटवार करती है और बताती है कि शॉन की मौत गोली से हुई थी। वह सोचती है कि यह काम उल्फ ने किया होगा क्योंकि वह पहले हिटमैन रह चुका है। तनाव चरम पर पहुंच ही रहा होता है कि तभी वेंस का कॉल आ जाता है। वह वादा करता है कि वह उसका दुश्मन नहीं है और कहता है कि उसकी सारी चीजें उसी की हैं और दावा करता है कि उसके सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि कार्ला ने सच में स्वर्ग देखा। फिर वह एक वीडियो दिखाता है जिसमें धरती पर लोग सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं, ग्रह छोड़ने के लिए बेताब हैं क्योंकि उन्होंने वेंस द्वारा प्रसारित गोलाकार यंत्र का फुटेज देखा है। कार्ला सदमे में रह जाती है और पॉल मौका देखकर उस पर झपट पड़ता है। थोड़ी जद्दोजहद के बाद कार्ला उसे धक्का देकर हटाती है और उसकी छाती में गोली मारकर उसे मार देती है। तभी उसे एहसास होता है कि लड़ाई में उसके पेट में भी चोट लग गई है और खून बह रहा है। वेंस कॉल काट देता है और कार्ला बंदूक उल्फ की तरफ तान देती है। उल्फ मान लेता है कि उसने शॉन को मार दिया था, लेकिन वह कार्ला को नहीं मारना चाहता क्योंकि उसे भी गोलाकार यंत्र और कार्ला द्वारा देखी गई चीज की सच्चाई जाननी है। कार्ला उस पर भरोसा करने का फैसला करती है और उल्फ उसे मेडिकल रूम में ले जाकर उसका घाव बांध देता है। तब कार्ला मानती है कि वह दोबारा उस यंत्र के पास जाना चाहती है, लेकिन वेंस एआई को नियंत्रित करता है। उल्फ बताता है कि उसके पास एआई को ओवरराइड करने का कोड है, लेकिन इसके लिए उन्हें हील छोड़नी होगी क्योंकि एक्लिस बहुत बड़ा है जिसे हाथ से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब होगा कि उनका मुख्य प्रणोदन मेन प्रोपल्शन चला जाएगा और धरती पर लौटने में 5 साल से ज्यादा लगेंगे। कार्ला उम्मीद खो रही होती है
तभी उल्फ एक वैकल्पिक योजना बताता है। कार्ला डेक पर लौटती है और वेंस को कॉल करके धमकाती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह यंत्र को नष्ट कर देगी, क्योंकि उसे यह झूठ लगता है। वेंस गुप्त फाइलें खोलता है और दिखाता है कि कार्ला ने जिस तत्व की खोज की वही उस यंत्र की नींव है। असल में यह सब उसी का बनाया हुआ है। कोई भगवान नहीं है, उसने यह सब इसलिए किया ताकि 6 अरब लोगों को बचाया जा सके और 1.5 अरब लोग मर जाएं, क्योंकि धरती पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है। वह बताता है कि गोलाकार यंत्र का गेट धरती को नष्ट नहीं कर सकता। यह सब झूठ था ताकि लोग घबरा जाएं और दुनिया भर में बने गेट्स की ओर भागें। लोग समझते थे कि वे स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपनी मौत की ओर बढ़ रहे थे। कार्ला को समझ नहीं आता कि उसने अपने परिवार की आवाजें कैसे सुनी, तो वेंस कबूल करता है कि उसने कार्ला के सिर में एक चिप लगाया था। वही हादसे के लिए भी जिम्मेदार था। सब कुछ उसकी योजना थी ताकि कार्ला को इस मिशन के लिए तैयार किया जा सके। कार्ला रोते हुए वेंस को राक्षस कहती है और अपनी माँ की कही बात याद करती है कि हर किसी को जीने का मौका मिलना चाहिए। तभी उल्फ संपर्क करता है और बताता है कि उसने एकिलीस का कोर पकड़ लिया है। वेंस समझ जाता है कि वे यंत्र को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं और एआई को आदेश देता है कि जहाज का आत्मविनाश ऑटो डिस्ट्रक्ट शुरू कर दे। अलार्म बज उठते हैं और एआई घोषणा करता है कि 3 मिनट में एकिलीस फट जाएगा। कार्ला गुस्से में वेंस का होलोग्राम मशीन तोड़ देती है और उल्फ से संपर्क करती है, जो उसे कोड देता है ताकि मुख्य जहाज को बड़े कार्गो ढांचे से अलग किया जा सके। उल्फ अभी भी लिफ्ट में फंसा है और समय पर वापस नहीं आ सकता। वह कार्ला से कहता है कि उसे अकेले ही जाना होगा। पहले तो कार्ला इनकार करती है, लेकिन तभी आत्मविनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पूरे जहाज में धमाके होने लगते हैं। कार्ला के पास जहाज को अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और वह डर के साथ देखती है कि विस्फोट पूरे ढांचे को तबाह कर देते हैं। उसे लगता है कि उसका दोस्त मर गया है, लेकिन अचानक उल्फ का संपर्क आता है। वह आखिरी सेकंड में पार आ गया था। दोनों जश्न मनाते हैं और उल्फ बताता है कि अब उन्हें कोर को मैन्युअली विस्फोट करना होगा। जब जहाज यंत्र पर उतरता है, उल्फ कार्ला को बाहर बंद कर देता है और कहता है कि वह धरती पर लौट जाए ताकि सबको सच बता सके। कार्ला भारी मन से जहाज लेकर लौट जाती है और उल्फ को आखिरी अलविदा कहती है। उल्फ तब तक इंतजार करता है जब तक कार्ला दूर न निकल जाए और फिर कोर को विस्फोट करके यंत्र को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। अब कार्ला अकेली धरती की ओर लौट रही है और एआई बताता है कि इस यात्रा में उसे 7 साल लगेंगे।